कितने डीपी बना के लाए हो? अरे कैसी बात कर रहे हो? व्हाट्सएप पे देखो मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है कब भेजी है? भेजी है ना भाई। कितने लोगों ने डीपी देख ली? वेरी गुड। कितने लोगों को अभी अभी पता चला है कि डीपी मिल गई है? अच्छा, फोन नहीं है तो आजू बाजू वाले पूछा करो ना, दोस्त बनाओ एक दो। एक दोस्त रखा करो, फोन नहीं है तो बताता रहेगा। फैन ऑफ क्यों कर रखा है? ठंड लग रही है? ऑन कर दो बस। चलो आगे लिखो। आगे लिखो जरा, कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग लगाया भाई कैपिटल डीएल। अब वहां लिखो जस्ट लाइक, लिखो जस्ट लाइक स्मॉल डीएल, जस्ट लाइक स्मॉल डीएल, कैपिटल डीएल आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट लाइक स्मॉल डीएल, कैपिटल डीएल आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। फिर लिखो कैपिटल डीएल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, कैपिटल डीएल इज यूज्ड इन, ऐसे लिखो, कैपिटल डीएल इज यूज्ड इन कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड्स। कैपिटल डीएल इज यूज्ड इन कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड। जैसे अपना स्मॉल डीएल था ना, अपना स्मॉल डीएल क्या था? डेक्स्ट्रो एंड लीवोरोटरी, वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन थे। वैसे ही कैपिटल डीएल भी एब्सोल्यूट है। ये कहाँ यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स में। अब वहां नीचे लिखो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखो, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखो। कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन having at least one Caras center, having at least कितने Caras center? One Caras center. कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन Caras center। ब्रैकेट में लिखो हाफ डेफिनेशन, ये आधी डेफिनेशन है, आधी कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन चैप्टर में आएगी। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हाफ डेफिनेशन। हाफ डेफिनेशन का मतलब क्या? आधी। पूरी कब आएगी? कार्बोहाइड्रेट में ना, थोड़ा सा एक्सटेंशन है बस, ठीक है। ये सब लोगों ने लिख लिया भाई। अब जरा इसको देख के बताओ, अभी जो मैंने बनाया है ना, क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट है क्या? क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्यों नहीं है? Caras center ही नहीं है इसमें। Caras center भी तो होना चाहिए। अच्छा जरा ये सेकंड वाला देख के बताना, अभी जो मैंने बनाया है क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट है? ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं। ये क्यों नहीं है? कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? एल्डिहाइड एंड बाकी सब अल्कोहल, या फिर कीटोन बाकी सब अल्कोहल, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसको क्यों नहीं बोलेंगे? ये तो सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, एक एल्डिहाइड होना चाहिए बाकी अल्कोहल होने चाहिए, एक कीटोन होना चाहिए बाकी अल्कोहल होना चाहिए, और Caras center होने चाहिए।
इसमें कोई एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, ये कारक सेंटर नहीं है, ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है ना कारक सेंटर है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब आपको मैंने बोला कि इसका कार्बोहाइड्रेट बनाओ एक CHO को लेते हुए, तो कैसे बनाओगे कार्बोहाइड्रेट? एक एल्डिहाइड, बाकी सब क्या लेने हैं आपको? अल्कोहल। फर्स्ट कार्बन पे OH और सेकंड कार्बन पे भी OH। इसको देख के बताओ क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? ये कार्बोहाइड्रेट है ना। इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैविंग वन कारक सेंटर, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। इसमें DL कैसे देखते हैं? जैसे ये कारक सेंटर के OH अगर राइट में होगा ना, तो राइट में होगा तो इसको क्या बोलेंगे? डी कार्बोहाइड्रेट। और अगर ये OH अपना लेफ्ट में हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल कार्बोहाइड्रेट। कैसे देखते हैं DL? OH राइट में होगा तो D और लेफ्ट में होगा तो L। और ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, यानी लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास कार्बोहाइड्रेट, इट इज नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड। कैसा कार्बोहाइड्रेट है ये? सबसे छोटा वाला, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम कार्बन कार्बोहाइड्रेट। बनाओ जरा इसको, सिर्फ अभी स्ट्रक्चर बनाने हैं, फिर अपन सब लिखेंगे, इनकी कंडीशंस लिखेंगे। ये जो हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास कार्बोहाइड्रेट है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट, मिनिमम कार्बन कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटू कार्बोहाइड्रेट। वो कौन है? हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको आप बढ़िया से याद रखो, छोटू कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड। अरे पवन, सिंगाने जो दिख नहीं रहा है यार, थोड़ा साइड में हो गया था, पिज्जा के बैठ। चेयर ले लेना, एक चेयर लेकर लगा दीजिए, पीछे वाले स्टूल बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सिंगाना जी हमारे अल्टरनेट डे आते हैं, उसको दिख नहीं रहा है, कैसे काम चलेगा? सिंगाना जी को वार के हिसाब से आते हो क्या? आज क्या वार है? बुधवार है, नहीं आज थर्सडे। तो सिंगाना जी थर्सडे, सैटरडे, ट्यूसडे ऐसे रहता है और क्या रहता है? या मंडे शिव जी वाले दिन आते हो, फिर हनुमान जी वाले दिन ऑफ, फिर गणेश जी, ऐसे? सिंगाना जी पढ़ रहे होते हैं, कई बार नींद आ जाती है, नहीं आता बच्चा, इसमें क्या हो गया? खास बात थोड़ी है। एक दिन सिंगाने जी रात को 3 बजे तक पढ़े, पता है तुम्हें? सुबह 2 बजे उठे वो बात अलग है, लेकिन पढ़े 3 बजे तक। 15-16 साल का बच्चा है, 3 बजे तक पढ़ रहा है बेचारा, और क्या चाहते हो उससे? सिंगाने जी में बाकी लोगों की बातों से है ना, मतलब ज्यादा अपने को सोचना नहीं है लोगों की बातों से। वो एक कहावत है ना, चढ़े को भी हंसे, उतरे को भी हंसे। दुनिया हमेशा हंसेगी, जब आप कुछ राइज कर रहे होंगे ना तो भी हंसेगी, अब आप सो रहे होंगे तो भी हंसेगी, परवाह नहीं करनी है उनकी। तुम तो जिस दिन खाना मैं 3 बजे पढ़ा, उस दिन से मतलब इतना इंप्रेस हुआ, तुमसे पूछो मत। बाकी 6 दिन क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लिख लिया भाई सबने? आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट सिंगाना जी बताएंगे। ये जो मैंने अभी कार्बोहाइड्रेट बनाया है, ये डी कार्बोहाइड्रेट है या बताओ ये एल कार्बोहाइड्रेट है? सिंगाना जी बताओ, इस कार्बोहाइड्रेट को डी बोलेंगे या एल बोलेंगे? इसको बोलेंगे एल। बाकी लोग ताली बजाओ जोर से एक बार। अरे ये बातचीत में लगे, बनाओ इसको। अरे हरिद्वार हंस रहे हो इतनी जोर से, ये बताओ चलो, ये डी है कि बताओ ये एल है? हरिद्वार डी है एल है? जो कर दिया ना गलत तुमने, सिंगाना जी सही है एकदम। बाकी लोग बताओ ये डी कार्बोहाइड्रेट है कि एल है? डी है कि एल है? पहले आपको प्रॉपर फिशर बनाना है, फिर डीएल बताना है। तो ये प्रॉपर फिशर नहीं है ना, एल्डिहाइड टॉप पे होना चाहिए, फिर डीएल आएगा। तो आपको इसको 180 डिग्री से पहले घुमाना पड़ेगा। प्रॉपर फिशर का मतलब क्या? एल्डिहाइड होना चाहिए टॉप पे, मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए वर्टिकल लाइन पे। ये हुआ प्रॉपर फिशर, यानी ये हुआ हमारा एल कार्बोहाइड्रेट। बनाओ जरा। नोट कर लिया दोनों? यानी हमको डीएल कब निकालना है? जब वो प्रॉपर फिशर बनाओ। और प्रॉपर फिशर से मतलब मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन
और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप टॉप पे होना चाहिए। और सिंपल समझ सकते हैं कि हमारा सबसे प्रॉपर फिशर कौन सा होगा, जिसमें IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग टॉप टू बॉटम होगी, यानी नंबरिंग वर्टिकल लाइन से टॉप टू बॉटम हो रही है, मतलब वो परफेक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, वो बनाना है, फिर DL बताना है उसको। समझे आप? नोट कर लिए दोनों एग्जाम्पल, आगे बढ़े, कोई बात नहीं। फिफ्थ वाला बताओ। अब ये हमारा OH इधर है, CHO इधर है, ये H इधर है और CH2OH इधर है। अब बताओ ये D है या बताओ ये L है। पहले क्या करना होगा, प्रॉपर फिशर बनाना पड़ेगा। और प्रॉपर फिशर में एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रखना है अपने को। ऐसा नहीं कि आपने CHO-OH चेंज कर दिया, यानी आइडेंटिकल रखने के लिए आपको कितने पेयर चेंज करने पड़ेंगे बताओ? दो मतलब इवन पेयर चेंज। अब बताओ किसको किसको चेंज करें? CHO-OH को करेंगे और फिर HOH को करेंगे। तो CHO-OH और HOH को चेंज करेंगे, ये बन गया। अब बताओ ये D बना या बताओ ये L बना? ये L बना ना कार्बोहाइड्रेट हमारा। समझे आप? मतलब बहुत सिंपल है एकदम। प्रॉपर फिशर बनाओ और फिर DL देख लो। राइट में OH तो D और लेफ्ट में OH है तो हमारा L। सिक्स्थ वाला बताओ। सिक्स्थ वाला बताओ, D है कि L है? जल्दी बताओ, ये D है कि L है? पहले इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा ना भाई। तो प्रॉपर बना, ऊपर जो सवाल कराया डिट्टो मैंने वही कराया। ये इवन पेयर चेंज होगा। किसको किसको चेंज करना है आपको? OH-H को नहीं, OH-H को नहीं, सॉरी, CH2OH यहाँ चाहिए ना। इन दोनों को चेंज करेंगे, फिर HOH को भी चेंज करेंगे, तब बनेगा ना प्रॉपर फिशर। तो बताओ ये क्या बना हमारा? CHO और यहाँ पे कौन आएगा बताओ? HO, नहीं सॉरी, इधर उल्टा आएगा ना। यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा CH2OH। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ? L। अरे बात क्या करो, लिखो फटाफट। सुपर स्लो हो गया अपना कोर्स। 10 साल इतिहास में सबसे स्लो चल रहे हैं अपन। कुछ करना पड़ेगा। सिक्स तक लिख लिया भाई सबने? हमको चिंता ये नहीं होती कि तुम्हारी रैंक क्या आएगी, हमको चिंता ये होती है कि कोर्स होना चाहिए। कोर्स खत्म होता है टीचर एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब तुम कितना परफॉर्म करते हो वो तो तुम्हारे ऊपर है ना। हमारी जिम्मेदारी ना, टीचर कोर्स पूरा नहीं करता है ना, उसको नींद नहीं आती है, फिर उसको लगता है यार उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। कोर्स खत्म होते ही ऐसी शानदार नींद आती है कि भाई इन बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब कोर्स खत्म होने के बाद तुम रिवाइज करो, डांस करो, है ना, जो करना है वो तुम्हारे ऊपर है। एग्जाम गए फिर तो तुम्हें एफर्ट लगाना है ना पूरे। तो हमारी जिम्मेदारी कोर्स कराना टाइम पे, वो ऑन टाइम, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। समझ गया सौरभ? इसलिए हम कोर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लिख लिया? चलो अब 7th एग्जाम्पल लिखो। इसको देख के बताओ ये D कॉन्फ़िगरेशन है कि बताओ ये L है? बोलो भाई, ये D है कि L है?
नहीं, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट एक ही होगा, या तो डी होगा या एल होगा। तो ये डी हुआ या एल हुआ, क्या होगा? अब तक इसके पहले वाले एग्जांपल लिए, उसमें कितने कारक सेंटर थे? एक। और एक से ज्यादा कारक सेंटर होगा ना, तो आपको कौन सा कारक सेंटर देखना है? लास्ट टर्मिनल कारक सेंटर। तो इसमें ये लास्ट कारक सेंटर ये OH है, यानी ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट हुआ हमारा? एल। तो एक से ज्यादा कारक सेंटर में टर्मिनल कारक सेंटर विल डिसाइड डीएल कॉन्फ़िगरेशन। एर्थ वाला बताओ, एर्थ वाला डी है कि एर्थ वाला बताओ एल है? बोलो भाई, एर्थ वाला डी है ना। ये लास्ट कारक सेंटर देखेंगे, ये हुआ हमारा डी कार्बोहाइड्रेट। नाइन्थ वाला बताओ, नाइन्थ वाला डी है कि बताओ नाइन्थ वाला एल है? डी हुआ या एल हुआ? ये एल है ना। कैसे पता चला एल है? इसको 180 से घुमा देंगे ना पूरे को। एल्डिहाइड को ऊपर ले जाना हमको, इसको 180 से घुमाना है, तो दोनों OH लेफ्ट में आएंगे, यानी ये कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा एल। लिख लिया भाई 9 तक? वहां नीचे लिख लो आप। वहां लिखो आप, डी एंड एल विल डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ कारक सेंटर। लिख लिया? डी एंड एल विल डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ कारक सेंटर। फिर आगे लिखो, इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड इट इज डी कार्बोहाइड्रेट। इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड इट इज डी कार्बोहाइड्रेट and hydroxy on left hand side is L carbohydrate. Hydroxy group on right hand side is D, hydroxy group on left hand side is L carbohydrate. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। नेक्स्ट लाइन लिखो, इन केस ऑफ मोर देन वन कारक सेंटर, in case of more than one कारक center, DL decided, in case of more than one कारक center, DL decided with respect to, in case of more than one कारक center, DL decided with respect to terminal कारक center. More than one कारक center, DL decided with respect to terminal कारक center. ठीक है, 2 पॉइंट लिख लिए। अब जरा ये इस पे 2 बार क्वेश्चन आया है, अपनी बुक में भी है। अभी जो मैंने बनाया है ना, इसको देख के बताओ कि ये डी कार्बोहाइड्रेट है या ये बताओ ये एल कार्बोहाइड्रेट है। ये डी है कि बताओ ये एल है? ये डी है ना। ये लास्ट कारक सेंटर देखेंगे, ये हमारा लास्ट वाला कारक सेंटर है, इसका नाम है डी ग्लूकोज, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज? एल ग्लूकोज क्या है? तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज
में क्या रिलेशन है? तो मैं मतलब ये ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज क्या बनाओगे? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। आप जब भी डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज देखोगे ना, तो डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज मतलब इनैंशियोमर, ये इनैंशियोमर है। अगर सेम नाम है ना तो डी एन एल आर इनैंशियोमर। और इनैंशियोमर बनाने के लिए आप क्या करोगे? पूरे की मिरर इमेज बनाओगे। तो अगर आप पूरे की मिरर इमेज बनाओगे तो जो लास्ट कारस सेंटर वाला OH है ना, वो बताओ लेफ्ट में आएगा कि बताओ वो राइट में आएगा? अपने आप ही लेफ्ट में आ जाएगा ना वो। इसमें गलती क्या होती है? ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो मतलब मैंने क्या बना दिया? एल ग्लूकोज बना दिया। अगर आपने यहां पे HOH को चेंज कर दिया ना, आपने एल बनाया है, लेकिन एल ग्लूकोज नहीं है। इसमें कितने कारस सेंटर है? 4। तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? 2 की पावर 4, 16 बनेंगे ना। 16 में से 8 डी होंगे और 8 एल होंगे। आधा तो बनेंगे ना, 8 डी और 1 एल। और 16 में जो 8 जो डी बनेंगे ना, वो कौन से होंगे? ग्लूकोज, जैसे एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, ऐसे 8 हैं ये पूरे। उन 8 की मिरर इमेज एल है। उन 16 में से सिर्फ 2 आइसोमर ऐसे हैं जो डी और एल ग्लूकोज हैं, वो ये दोनों हैं। अगर मैंने यहां चेंज कर दिया तो मैंने एल तो बना दिया, लेकिन वो एल ग्लूकोज का किसी और आइसोमर का है, वो ग्लूकोज एल ग्लूकोज नहीं है। तुम समझे? कितने कारस सेंटर हैं उसमें? 4। तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? 2 की पावर 4, 16। 16 में से कितने डी बनेंगे? 8 डी। एल कितने बनेंगे? 8। ये जो 8 डी बनेंगे ना, इनके नाम है। एक का नाम एलोज है, एक का नाम एल्ट्रोज है, एक का नाम ग्लूकोज है, एक का नाम मैनोज है, एक का नाम गुल्लोस, आयोडोस, गैलेक्टोस, टेलोस। ये 8 नाम है। उन 8 की मिरर इमेज एल होगी। 16 हो गया ना। अब बताओ 16 में से कितने आइसोमर का नाम ग्लूकोज है? 2 का नाम है। कौन सा 2? डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। अगर मैंने यहां पे HOH चेंज किया तो वो डी बना कि एल बना? एल बना, लेकिन वो एल ग्लूकोज नहीं है। वो 8 जो बाकी है ना, उनमें से किसी का एल है। तो जब भी आप डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज मिरर इमेज, डी फ्रुक्टोज एल फ्रुक्टोज मिरर इमेज, डी मैनोज एल मैनोज मिरर इमेज। समझे आप? ठीक है, इसको बनाओ जरा। इसमें 2 बार सवाल आ गया है। एक डी ग्लूकोज बनाओ, एक एल ग्लूकोज बनाओ। डी एन एल ग्लूकोज आर इनैंशियोमर। इस पर 2 बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया है। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर इनैंशियोमर, मीन्स एल ग्लूकोज इज मिरर इमेज ऑफ डी ग्लूकोज। यानी डी ग्लूकोज की मिरर इमेज क्या है? एल ग्लूकोज। इसको आप बढ़िया से अच्छे से याद रखो, एकदम रेड अलर्ट की तरह है ना। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये रेड अलर्ट है कि डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर इनैंशियोमर। बढ़िया से याद रखो इसको। फिर नीचे लिखो। आप दोनों स्ट्रक्चर बना लिए। थोड़ा स्पीड में बनाओ, लाइन खींचनी है। अब तो 10-12 बार बना लिए। दरवाजा बंद कर लो, एसी ठंडा नहीं हो रहा होगा। वहां नीचे लिखो डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर, ये पॉइंट टू रिमेंबर करके लिखो, ऐसे हाईलाइट पॉइंट टू रिमेंबर, अच्छे से याद रखना है इसमें। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर इनैंशियोमर। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर इनैंशियोमर। लिख लिया आपने? डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज आर इनैंशियोमर। फिर नीचे लिखो एल ग्लूकोज इज मिरर इमेज ऑफ, एल ग्लूकोज किसकी मिरर इमेज है? डी ग्लूकोज की।
एल ग्लूकोज इज मिरर इमेज ऑफ डी ग्लूकोज। फिर ये भी लिखो, नंबर ऑफ कारस सेंटर इन डी ग्लूकोज आर, कितने कारस सेंटर है? 4। नंबर ऑफ कारस सेंटर इन एल ग्लूकोज आर 4। टोटल स्टीरियो आइसोमर ऑफ डी ग्लूकोज आर कितने होंगे भाई? 2 की पावर 16, 2 की पावर 4, 16 होंगे टोटल स्टीरियो आर 16। फिर नीचे लिखो 8 आइसोमर आर डी, 8 आइसोमर आर एल, 8 आइसोमर आर डी, 8 आइसोमर आर एल। इन सब के मैं नाम बता देता हूं। जैसे ये पहला वाला हमारा डी ग्लूकोज है, दूसरा वाला हमारा डी मैनोज है, और तीसरा वाला हमारा डी एलोज है। अब आप मुझे इन तीनों में रिलेशन बताओ। क्या पहले बताओ डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबके डी होंगे, नाम में डी है, ये OH राइट में है ना। अब आप मुझे बताओ इनमें रिलेशन क्या है? डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या रिलेशन है? डायस्टीरियोमर। कौन सा कारक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है? ये 3, 4, 5 ये तो सेम है ना कारक सेंटर। चेंज कौन सा हो रहा है? सेकंड वाला। सेकंड नंबर मतलब मैं IUPAC के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर बोल रहा हूं ऐसे, यानी ये सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो इन दोनों में रिलेशन है डायस्टीरियोमर्स। मैं ये बोल दूं ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं। ऐसे ही बताओ डी ग्लूकोज का रिलेशन एलोस के साथ क्या है? ये भी डायस्टीरियोमर है। इसमें बताओ कौन से नंबर के कारक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है? थर्ड का चेंज हो रहा है ना, बाकी सब सेम है। यानी ये जो हमारा 1 और 3 है, ये भी क्या है? हमारे डायस्टीरियोमर्स। ये समझ आ रहा है? ठीक है। अब इनके बीच में एक और रिलेशन है, इसको बोलते हैं C2 ईपीमर। C2 ईपीमर। ईपीमर की डेफिनेशन ये होती है, ईपीमर आर 2 स्टीरियो आइसोमर विच आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कारक सेंटर। ऐसे समझो आप, ईपीमर आर डायस्टीरियोमर्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कारक सेंटर। ऐसे डायस्टीरियोमर जिसमें सिर्फ एक कारक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो उसको बोलते हैं ईपीमर्स। तो इसका नाम C2 ईपीमर क्यों है? समझ में आ रहा है? C2 ईपीमर का मतलब क्या? सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। ऐसे ही अगर मैं आपको 1 और 3 में रिलेशन पूछूं तो बताओ क्या रिलेशन है? ये कौन से ईपीमर होंगे बताओ? ये हुए हमारे C3 ईपीमर। लिखो जरा। अच्छा ये स्टेटमेंट दे दूं मैं, ऑल ईपीमर आर डायस्टीरियोमर्स। डेफिनेशन ये है ना, ईपीमर आर डायस्टीरियोमर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कारक सेंटर। अच्छा मैं ये स्टेटमेंट दूं कि ऑल डायस्टीरियोमर आर ईपीमर्स, वो गलत हो जाएगा। वो कैसे गलत हो जाएगा? हाँ, अगर मान लो 2 को चेंज किया तो वो डायस्टीरियोमर तो बना लेकिन वो ईपीमर नहीं बना। ईपीमर में कितने कारक सेंटर चेंज होंगे? सिर्फ एक चेंज होगा। समझे आप? लिखो जरा। ठीक है, देखो इससे हम समझ सकते हैं कि C2 C3 ईपीमर्स क्या है। ईपीमर की डेफिनेशन क्या थी? ईपीमर आर डायस्टीरियोमर विच आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कारक सेंटर। ऊपर वाला देखो C2 ईपीमर है क्योंकि हमने सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है। नीचे वाला देखो C3 ईपीमर है क्योंकि हमने थर्ड कार्बन का एक पेयर चेंज कर दिया है। तो ये C2 C3 कैसे डिसाइड कर रहे हैं? नंबर कैसे डिसाइड कर रहे हैं? नंबर द कार्बन अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो सिर्फ आपको एक पेयर चेंज करना है। जैसे ऊपर हमने सेकंड कार्बन का पेयर चेंज किया C2 ईपीमर, नीचे हमने थर्ड कार्बन का पेयर चेंज किया, रिमेनिंग कारक सेंटर कांस्टेंट है तो वो क्या हो गया? हमारे C3 ईपीमर। चलिए अब ईपीमर और डायस्टीरियोमर में डिफरेंस समझते हैं। ऊपर वाला देखो C2 ईपीमर है क्योंकि हमने एक पेयर चेंज किया है, तो ईपीमर और डायस्टीरियोमर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन ऑफ द कारक सेंटर। नीचे वाले में हमने क्या किया? एक से ज़्यादा चेंजेस किए हैं तो वो सिर्फ डायस्टीरियोमर है, नॉट ईपीमर है। ईपीमर में सिर्फ
और सिर्फ एक कार्य सेंटर पे आप पेयर चेंज कर सकते हो। एक से ज़्यादा चेंज किया तो डायस्ट्यूमर। तो नीचे वाला डायस्ट्यूमर है, इपिमर नहीं है, नीचे वाला नॉट इपिमर है। अरे ये लास्ट वाले कितनी बातें करते हो यार तुम दोनों। एक आदमी कईयों को ठिकाने लगा सकता है। मैं तो सोचता हूँ यार तुम इतनी बातें कर रहे हो, तुम मैथ्स फीस कैसे पढ़ते होंगे यार। मैं एक कंसेप्ट पढ़ाने में 15 मिनट लेता हूँ, मैं वहाँ तो 5 मिनट में एक बताते होंगे। ध्यान चुकते ही तो गेम खत्म हो जाएगा। क्या भाई मैथ्स फीस इतने केमिस्ट्री जितने आराम से पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते ना। वहाँ तो फिजिक्स में मैथ्स लगती है, मैथ्स में फिजिक्स लगती है। वहाँ तो पढ़ना भाई चैलेंजिंग है। बेसिक साइंस पढ़ना ही चैलेंजिंग होता है, जबकि आईआईटी की फिजिक्स, आईआईटी की मैथ्स, और उसमें वो लास्ट वाले बातें कर रहे हैं, फिर कैसे पढ़ते होंगे मतलब, मेरे को समझ के बाहर है। ये देखो फिर घूम गया वापस। क्या भाई लिख लिया सबने? टीचर जब बोलता है ना उस समय बिल्कुल सिंसियरली ध्यान रखा करो, स्पेशली वाइब्रेंट में। उसका हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ये थोड़ी होता है कि उसने समझा दिया, अपन ने समझ लिया और फिर अपन इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उससे कर रहे हैं बातें ऐसे। तो आप टीचर जब बोलना खत्म करता है उसके बाद तो सोचना है आपको आगे कि और क्या क्या हो सकता है। ये थोड़ी टीचर ने बताया और आपने सुन लिया, बात खत्म हो गई। वो तो मतलब फंडामेंटल तैयार हो गया आपका। फिर आप जब आप बात ऐसे टीचर बोलने के बाद उसकी बात सुन ली, फिर इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, उससे बात करो, इससे करो, इसका मतलब आपका उसका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे ज़्यादा हम सीबीएसई की तैयारी कर लें अच्छे से। समझे भाई? या तो अच्छे से पढ़ लें, कोई भी चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़ो बस, है नहीं। तो आईआईटी की मजाक थोड़ी है यार, मतलब ऐसे थोड़ी बातें कर रहे हो, इससे कर रहे हो, उससे बात की, थोड़ी मुस्कुराए इधर उधर और फिर आप आईआईटी कर लोगे। ये तो फिर यार मतलब बहुत पसीना आते हैं, ऐसा मजाक नहीं। ऐसा होता है हर कोई नहीं बन जाता। बहुत मेहनत तो लगती है ना यार, बहुत मेहनत, डेडिकेशन, बॉडी में शिवरिंग आ जाती है। लास्ट में एग्ज़ाम आते आते काँपने लग जाते हैं कि यार मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। ये स्टेज आती है ज़्यादातर बच्चों की। ऑल दो वो फुल तैयार होते हैं, लेकिन अपने केस में वो स्टेज आएगी ही नहीं। अपने कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? और एक बात दूसरे से करता है, तीसरे से करता है, मतलब 3-4 को एक साथ, मतलब लंबी प्लानिंग कर रहा है वो कोटा की, कि इस साल मैं रिवर फ्रंट देखूंगा, अगले साल में वाटर पार्क देखूंगा, उसके अगले साल में कुछ और देखूंगा। सब देख के ही जाऊंगा मैं यहाँ से, ऐसे जाऊंगा नहीं मैं आसानी से। बात समझ में आई? जो दोस्त तुम्हारा डिस्टर्बेंस, टाइम खराब कर रहा है या पढ़ाई में तुम्हारा डाइवर्जन ला रहा है, तो वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त है। वो दोस्त का निवारण करना जरूरी है। समझे भाई? सिंगाने जी को देखो, पूरे लेक्चर में देख रहा हूँ बिल्कुल सिंसियरली बैठे हैं एकदम, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। और मैंने क्वेश्चन पूछा था तो आंसर कैसा दिया था सिंगाने जी ने? करेक्ट एकदम। कितना फोकस है सिंगाने जी का। चलो अब आगे लिखो। सिंसियरली पढ़ा करो यार, तुम क्लास के बीच में तो ध्यान दिया करो। बाहर जाके खेलो कूदो, इतनी सारी फैसिलिटी है, टीटी खेलो, वो खेलो, है ना। और आईआईटी को मजाक मत लो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी यार। आगे लिखो, वहां नीचे लिखो इपिमर की डेफिनेशन लिखो। देखो इपिमर की क्या डेफिनेशन है? इपिमर आर डायस्टीरियोमर। लिखो इपिमर आर डायस्टीरियोमर which has epimer or diastereomer which has
different configuration across one of the Caros center. Epimer are diastereomer which has different configuration across one of the Caros center. फिर आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो ऑल इपिमर आर डायस्टेरियोमर। क्या लिखेंगे बताओ इसको, ट्रू लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे? ऑल इपिमर आर डायस्टेरियोमर, ये तो ट्रू हो गया हमारा। और नेक्स्ट क्या लिखोगे? ऑल डायस्टेरियोमर आर इपिमर्स, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा हमारा? फॉल्स। एक बार इनका जरा डीएल कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इन पांचों के आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताना है। हो गए सारे? बनाओ उसको प्रॉपर फिशर बनाओ, फिर बना लो।
सब में अपने को क्या करना है, प्रॉपर फिशर बनाना है, फिर उसका डीएल निकालना है बस। हो गया भाई। फर्स्ट का क्या आंसर रहा? फर्स्ट का डी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में वही 180 घुमाएंगे तो ये वाला इधर आएगा ना, ये हो गया एल कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ में, सॉरी थर्ड में एल आएगा ना, 180 रोटेट करेंगे इसको, ये वाला यहां आएगा। फिफ्थ में एल आएगा, एल। एक बात समझो, ये तो अपन प्रॉपर बना ही लेंगे, मेन तो इससे डिसाइड होगा ना। पहले आपने एल्डिहाइड इधर बनाया, OH इधर गया, फिर ये OH और H इंटरचेंज हो गए, तो ये वाला OH यहाँ आएगा, फिर आप 180 से घुमाओगे तो ये वाला OH यहाँ आएगा। वैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फर्क तो इसी से पड़ रहा है ना अपना। तो अगर अपन यहाँ कुछ भी कर रहे हो लेकिन अपन 180 घुमाएंगे तो ये वाला OH इधर आएगा तो L बनेगा ये, समझे आप। वैसे आपको वहां पे नीचे इवन पेयर चेंज करने चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन बिना किए भी सॉल्व हो रहा है। फोर्थ का क्या रहेगा? बोली लग रही है। एक काम करते हैं, दोनों में इवन पेयर चेंज करते हैं ना, इसको बना लेते हैं एक बार। इसका ये एल्डिहाइड हमको यहां चाहिए, OH इधर गया तो ये OH और H, मैंने इस पे इवन पेयर चेंज किए, फिर मैं इस पे भी इवन चेंज करूंगा, CS2OH OH, फिर OH और H चेंज कर देंगे। अब इसको 180 से घुमाएंगे, ये तो D आ रहा है ना भाई, आपको पेयर कितने चेंज करने हैं कार्य सेंटर पे? आपको इवन पेयर चेंज करने हैं उस पे, तो मैंने इस पे इवन चेंज किया, तब आइडेंटिकल रहेगा ना वो। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि एल्डिहाइड इधर आ गया, OH इधर आ गया, बन गया प्रॉपर फिशर, वो तो किसी और मॉलिक्यूल का बन गया। डी आया भाई तुम्हारा, फिर नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो आप। अगर मैं ये पूछूं कि नंबर ऑफ इपिमर ऑफ फॉलोइंग, आपको बताना है कि इसके कितने इपिमर बनेंगे।
ओके कितना आएगा भाई? सीधे आ जाएगा ना इसका। तो भाई जितने कार्य सेंटर है ना इसके अक्रॉस बनाएंगे, इस ईपीमर का नाम क्या होगा बताओ? C2 ईपीमर। C2 मतलब नंबर ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC। इसका नाम C3 C4। तो कितने ईपीमर बना सकते हो इसके? 3 ईपीमर। नंबर ऑफ कार्य सेंटर इक्वल टू नंबर ऑफ ईपीमर्स इन दिस केस, है ना। ऐसे इसमें कितने ईपीमर बनेंगे बताओ? 3। लेकिन जो ईपीमर बनेंगे उनके नाम क्या क्या होंगे बताओ? C3 C4 C5, है ना। इसके भी 3 ईपीमर, नंबर ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC। ऐसे नहीं सोचना है कि फर्स्ट कार्य सेंटर, सेकंड कार्य सेंटर, थर्ड नहीं, ऐसी कोई नंबरिंग नहीं। नंबरिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC है। वहां नीचे लिख लो आप C3 के नीचे, C3 थर्ड के नीचे C3 ईपीमर, C4 ईपीमर, C5 ईपीमर। और ए में लिखो C2 ईपीमर, C3 ईपीमर, C4 ईपीमर। समझे आप? आगे बढ़े। एक इसमें लास्ट लिखो एमिनो एसिड्स। लास्ट लिखो आप एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किसको बोलते हैं भाई? इसके नाम में, इसका नाम क्या सजेस्ट करता है? एज नेम सजेस्ट, एमिनो एसिड एज एमिनो ग्रुप। एंड दूसरा कौन सा ग्रुप होगा? एसिड ग्रुप। ये होता ना हमारा एमिनो एसिड। जरा इसको देख के बताओ, अभी जो मैंने बनाया है, क्या ये एमिनो एसिड है या नहीं है बताओ? है ना। ये एक एमिनो ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है, इसको बोलेंगे एमिनो एसिड। और इसको भी और स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड मतलब एमिनो अल्फा पे लगा है। इसमें कितने बेसिक ग्रुप है? नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, एक ही बेसिक ग्रुप है। कौन है बेसिक? हमारा एमीन। एमीन हमारा बेसिक ग्रुप है। कितने एसिडिक ग्रुप है? एक एसिड ग्रुप है ना। तो एक बेस और एक एसिड है, तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्ट करेगा। NH2 बेस है ना, तो वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्ट करके बताओ क्या बनाएगा? CO2H का बन जाएगा CO2 माइनस, और NH2 का क्या बनेगा? NH3 प्लस। ये जो बना है NH3 प्लस और CO2 माइनस, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन का मतलब क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव एक ही मॉलिक्यूल में ना। ज्यूटर आयन का एक और नाम है, इसका सेकंड नाम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज इनर सॉल्ट, या इट इज आल्सो नोन एज डाइपोलर आयन, है ना। इनर सॉल्ट बोलो, डाइपोलर आयन। इसका एकदम सिंपल है DL। इसमें DL कैसे देखना है? विद रेस्पेक्ट टू एमिनो ग्रुप। आपको अल्फा पे जो एमिनो ग्रुप लगा है उसके रेस्पेक्ट में देखना है। अगर वो राइट में है तो ये कौन सा एमिनो एसिड हुआ? D। और एमिनो लेफ्ट में है तो कौन सा एमिनो एसिड हुआ? L। समझे भाई? क्या भाई तकसु, समझे तुम? कैसे देखते हैं बताओ? हाँ, राइट वाला D, लेफ्ट वाला L। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये सब कब देखना है? जब प्रॉपर फिशर हो। बनाओ उसको। अच्छा बताओ, एमिनो एसिड आर वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल? एमिनो एसिड आर वाटर सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल हुए ना, क्योंकि आयनिक हो गया ना ये। तो इनमें सब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी आ जाएगी। वाटर सॉल्युबल है, हाई रेजोनेंस एनर्जी, हाई डाइपोल, हाई स्टेबिलिटी। जो भी आयनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है वो ज्यूटर आयन की प्रॉपर्टी है।
देखो जब pH हमारा लेस देन 7 है ना, एसिडिक मीडियम है, तो ड्यूट्राइन की कंसंट्रेशन किस फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगी? टुवर्ड कैटानिक फॉर्म डोमिनेट करेगा, यानी NH3+ वाली फॉर्म डोमिनेट करेगी एसिडिक मीडियम में। और जब बेसिक मीडियम होगा तो देखो जैसे राइट हैंड साइड में बेसिक मीडियम है, तो ये एनायनिक फॉर्म यानी CO2- वाली जो फॉर्म है वो डोमिनेटिंग रहेगी। तो एसिडिक में कैटायन रहेगा और बेसिक में डोमिनेटिंग फॉर्म कौन सी रहेगी? एनायन की रहेगी। लिख लिया आपने? नीचे लिखो आप, इन एमिनो एसिड DL डिसाइडेड, इन एमिनो एसिड D and L will decided with respect to, in amino acid D and L will decided with respect to amino group of alpha carbon. In amino acid D and L will decided with respect to amino group of alpha carbon. Amino group of alpha carbon. फिर वहां लिखो if amino क्या लिखेंगे? इज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। ये सारा डिस्कशन फिशर के लिए हो रहा है। इफ एमिनो ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, देन इट इज नोन एज, कौन सा एमिनो एसिड बोलेंगे? डी एमिनो एसिड। इफ एमिनो ग्रुप ऑन right hand side, that is known as D amino acid, and amino group on left hand side is L amino acid. Amino group on left hand side is L amino acid. जरा इसको देख के बताना कि ये अपने NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है, ये D है कि बताओ ये L है? दो में से एक बताना है। डी है कि एल है? कैसे बताएं? अभी मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में क्या बताया था कि आपको लास्ट कार्य सेंटर देखना है, अपने देखा था ना? तो अपन ये वाला OH क्यों नहीं देख रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, ये एमिनो एसिड है ना। कार्बोहाइड्रेट में एमिनो ग्रुप नहीं होता है, समझ गए आप? आगे कोई भी उसकी टेल या उसकी पूंछ में कुछ भी लगा हो सकता है ना। इसमें क्लासिफिकेशन होते हैं आगे, न्यूट्रल, बेसिक, एसिड। तो हमें जब भी एमिनो ग्रुप नजर आ जाए, हमें अल्फा का एमिनो देखना है बस। यानी ये क्या है हमारा? डी एमिनो एसिड। हाँ, अगर इस NH2 की जगह पे OH होता ना, यहाँ पे OH होता और यहाँ भी H की जगह OH होता, तो ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता। और फिर DL देखते हैं तो फिर इस OH को रेस्पेक्ट में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? एक एल्डिहाइड, बाकी सब एल्कोहल। क्या भाई पृथ्वीराज, समझे? इसको कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? NH2 की जगह OH और इस H की जगह भी OH। नहीं, हर कार्बन पे OH होना चाहिए। यानी अगर ऐसे होता ना ये कार्बो, अच्छा एसिड भी तो चेंज करना पड़ेगा, इसको भी तो एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा। मतलब मैं सिंपल ये समझाना चाह रहा हूं, एमिनो ग्रुप आ गया ना तो मतलब कार्बोहाइड्रेट तो हो ही नहीं सकता वो। समझ गया भाई?
हमारा ना 8th क्लास में एक दोस्त था। 8th में क्या था, शुरू से ही था, फर्स्ट क्लास से ही था, 8th 9 10th तक था वो, है ना। वो मतलब बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। उसके ना गाय भैंस का बिजनेस था, मतलब उसके घर में खूब गायें थी, मतलब 1-2 गायें नहीं, ऐसे 20-40 गायें ऐसे। और उसका खाना बहुत अच्छा आता था, मैंने बताया होगा कभी, उसके खाना देसी घी का खाना आता था एकदम, मतलब वो घी के अंदर पूड़ी बनती है ना, देसी घी की पूड़ी। कभी अगर आजकल घी ओरिजिनल बहुत कम मिलता है, तो उसके तो घर में ही बनता था। तो उसका टिफ़िन इतना ज़बरदस्त आता था, तो उसके जो टिफ़िन देना है लंच के बीच में आते थे उसके देने के लिए, तो वो एक ऐसे 3 होते थे, 3 खाने टिफ़िन के। भाई नॉर्मल बच्चों का टिफ़िन तो ऐसा होता है ना, उसके 3 खाने का टिफ़िन होता था, 2 में पूड़ियाँ होती थी, 1 में सब्जी होती थी। तो जैसे ही टिफ़िन आता था ना, हम उसका टिफ़िन रख लेते और हमारा वाला छोटा वाला टिफ़िन उसको दे देते। हमारे टिफ़िन में क्या होता, पूड़ी और वो अचार वचार होते थे ना। तो मेरा एक और दोस्त था, वो हम 3 लोग थे, तो हम उसका टिफ़िन इधर खिसकाते हैं और हमारे टिफ़िन उधर खिसकाते हैं ऐसे, और हम ताबड़तोड़ खाते हैं उसको अच्छे से। और हमारा टिफ़िन वो लेता ना, वो खाता ही नहीं था। वो खाएगा कैसे, मतलब डाल लगी की पूड़ी और समझ रहे तुम, अचार वैसा अजीब सा। तो वो 1-2 खाता बेचारा और छोड़ देता, बोलता है यार कोई बात नहीं। फिर मैं, कोई बात नहीं, तो घर जाकर खा लेना यार, तो इतनी सारी गायें भी है, सारा खाना तो यहीं थोड़ी खाएगा, ठीक है। वो कभी माइंड नहीं करता था ना। ऐसा हमारा बहुत टाइम चलता रहा। फिर क्या हुआ, 9th में आए, 9th के बाद 10th आया, 10th का स्टार्टिंग हुआ, और फिर है ना वो खूब बातें करता हमसे, और हम भी इंटरेस्ट लेते बातों में, क्योंकि भाई हमारा तो टिफ़िन का काम था ना उससे। हम क्या, ये नाराज़ नहीं होना चाहिए यार। वो आता बताता, गाय का ये हो गया, भैंस का वो हो गया, अब इतना दूध होने लग गया, इतना छाछ होती है, तुम आ जाओ, ये वो। हम सुनते, सर पढ़ाते, हम बात भी सुनते उसकी। फिर है ना, मेरे को लगा यार आगे जा कुछ बड़ा बिजनेसमैन दूध का बनना चाह रहा है। तो हमारा 50% टाइम तो वही खा जाता था, ठीक है। हमारा वैसे ही इंटरेस्ट कम पढ़ने में, ऊपर से वो दोस्त बहाना मिल गया, तो हम लगे रहे उसके साथ, है ना। फिर बोर्ड का एग्ज़ाम आया और उसने कहा कि यार ऐसा है कि मेरे ने कुछ पढ़ा ही नहीं साल भर। तो मैंने कहा वो तो हम देख ही रहे हैं, तो क्या यार है ना, मैं ना फेल नहीं होना चाहिए यार। मैं, तू फेल कैसे हो गया, अगर तू फेल हो गया तो हमारी कम्युनिटी बदनाम हो जाएगी ना भाई। दोस्तों की कम्युनिटी होती है ना पूरी, कि दोस्त फेल हो गया। मैं, तो फेल नहीं होगा किसी हालत में, चिंता मत कर। तो मेरे बाकी जो दोस्त थे वो थोड़े साइड में, वो सब बोर्ड पास में आया ना, 3-4 महीने सब पढ़ने में लग गए। तो पढ़ने में तो थोड़ा बहुत तो मैं भी लगा, लेकिन वो रोज़ मेरे को बोलता कि यार मैं फेल हो जाऊंगा यार। तो मैं, तो कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करता है। तो उसने कहा यार मैं इक्वली अनकंफर्टेबल हूँ सब में, ठीक है ना। तो मतलब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कुछ। और मैंने यार ये देख, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा यार तेरे को। तो उसको हिंदी वो सब मैं पढ़ता था, उसको साथ में थोड़ा, मैं तू भी ये पढ़। लास्ट में आगे साइंस में मामला अटक गया। उसने कहा बिल्कुल नहीं आ रहा मेरे को, मतलब कल एग्जाम था और आज वो मेरे को बोलता है मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, और मैंने ठीक ठाक पढ़ रखा था। तो मैंने कहा ऐसा यार देख, मैं शाम को आऊँगा, 1 घंटे तेरे को पढ़ाऊँगा, ठीक है, तू अच्छे से पढ़ना। मैं उसके घर गया शाम को, वो तो वही गाय दूध, समझ रहे हो, क्या बैठ यार, वो बनवाते हैं तेरे दही में प्याज डाल के रोटी, वो डालते हैं बनवा। मैं बनवा दे, मैं आया हूँ तो बनवा ही दे। तो पहला आधा घंटा तो खाने पीने में निकल गया, ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से 1 घंटा मैंने पढ़ाया। तो उसने कहा कि ऐसा है, मेरे को समझ में कम आ रहा है यार तेरा। मैं कह, देख ऑप्शन नहीं है, जो मैं समझाऊंगा वही समझना पड़ेगा तेरे को। तो 1 घंटे की जगह 2.5 घंटे मैं उसको पढ़ाता ही रहा। रात को 10 बज गए पढ़ाते पढ़ाते। फिर मैं घर आया, फिर खुद का पढ़ा, है ना। उस दिन मैं सो नहीं पाया ढंग से। तो दूसरे दिन मैं पेपर में थोड़ा, मतलब जितना परफॉर्म करना था उतना कर नहीं पाया, क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आई रात भर। पहले तो मेरे को खुद को स्ट्रेस हो गया 10 बजे के बाद, क्या मेरे को भी तो पढ़ना है। तो फिर मैं रात को पढ़ा तो सोया नहीं, तो वो मेरा दोस्त हो गया पास, ठीक। मुझे लगा आगे जाके कुछ दूध का बिजनेस वगैरह करना चाह रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ जोधपुर की सबसे अच्छी स्कूल थी हमारी। फिर मेरे को पता चला कि उसने कहा यार देख, मेरा एम है ना सिर्फ 10th पास करना है, मैं आगे क्या करेगा। अरे पिता इकलौता बेटा था, मतलब 5 भाई बहन, 4 बहनें और 1 भाई, है ना, सबसे छोटा वो कह रहा मेरा एम ये है कि ये जितनी गाय वैसे तू देख रहा है ना, तो हाँ मैं देख रहा हूँ, इनको मैं शहर के बाहर एक फार्म हाउस में लेके जाऊँगा। मैं, वेरी गुड, फिर क्या करेगा। बस वहाँ फार्म हाउस चलाएंगे। तो मैं, पढ़ाई क्यों नहीं, हिसाब किताब रखना पड़ता है ना यार। तो मेरे समझ में आया कि इसको तो पढ़ना ही नहीं है आगे। ये मेरे को 10th में जाके समझ में आया। मैं सोचता था यार 100-200 गाय, इतना रिच आदमी है तो कुछ बड़ा बिजनेस सोच रहा होगा, कुछ IAS वाईएएस बनने की। उसका एम था 10th के बाद नो पढ़ाई। ये बात अगर मेरे को 6 महीने पहले पता चल जाती है ना, तो मैं उससे दूर हो जाता। लेकिन मुझे लगा यार दोस्त है, मदद करनी चाहिए ना। वो तो 10th के बाद भाई साहब आज भी वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जैसा वो स्कूल में जीता था। उसका एम ज़्यादा है नहीं, उसके 100 गायें हैं, बड़ा लंबा चौड़ा फार्म हाउस है उसका। सुबह 3 बजे उठता है और बहुत सारे आदमी रख रखे हैं, वो सब दूध लेके जाके बर्नी लगा के दूध बेचते हैं। अब दूध कितना महंगा है,
फिर घी बनता है, तो उसकी अच्छी खासी अर्निंग होती है, उसको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। बस उसकी एक ही प्रॉब्लम है, उसको सुबह 3 बजे उठना पड़ता है ना। और मैं जब भी उसको देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है, मैं इसने पहले बताया नहीं मुझे यार। 10th के बाद तो भाई होता है ना, हम सब एक साथ थे तो हमें लगा हम सब मिडियम क्लास, लोअर मिडियम क्लास फैमिली से, हमें लगा हम कुछ करना चाह रहे हैं जीवन में, उसका तो एम ही अलग था। तो ऐसे जब दोस्त जब आपस में बनते हैं ना, तो अगर सबके एम बराबर हैं तब तो ठीक है। पता चले कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है उसका तो एम ही अलग है, उसका तो पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको करना ही नहीं कुछ, आप उसके साथ लग गए। अब वो तो मान लो बड़ा बिजनेसमैन का बच्चा है और आप लग गए, तो नेट लॉस में कौन रहेगा, है ना। तो ये मैं कई बार बातें करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे मेरी खुद की घटना याद आ जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि अब थोड़ा उनको अवेयरनेस आनी चाहिए। समझ गए भाई? ऐसा नहीं कि जिंदगी अच्छी नहीं जी रहा है, शानदार जिंदगी जी रहा है वो। आज ही मैं जाता हूँ ना, मतलब वो 4 पे सोए हुए मिलता है मेरे को, 4 पे लगा, सुबह 3 बजे उठता है, थक जाता है। तो अब तो 3 बजे नहीं उठता है वो, उसने बढ़िया वो भी बना लिया आजकल। बाहर एक वो उसकी दुकान है उसकी यार, वो बेचता है ना पनीर वगैरह, क्या डेयरी है, पनीर के पकौड़े, पता नहीं क्या क्या बनाता है। आराम से बैठा रहेगा, यहाँ से कपड़ा डाल रखा होगा और लस्सी वस्सी सब बढ़िया एकदम, लेकिन क्वालिटी ऐसी शानदार। तो मैं जब भी जाता हूँ उसके पास जाता हूँ, 2-4 उसको गाली देता हूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट, मतलब मैं गाली ऐसे दे नहीं पाता हूँ, तो मैं ऐसे बोलता हूँ मैं मरवा दिया यार तूने मेरे को यार, ठीक है ना। फिर उसके बदले 2-4 लस्सी, फिर उसकी दुकान से मैं जो भी खाता पीता हूँ ना, उसके मैं पैसे नहीं देता हूँ। ये मैंने पिछले 25 साल से अडॉप्ट कर रखा है। मैंने तेरे को पढ़ाया था ना, उसी में एडजस्ट कर लेना, हिसाब का बराबर करना पड़ेगा ना भाई। चलो अब होमवर्क में लिखो। अरे सिंघाना जी आपके लिए न्यूज थी यार, मैं फिर भूल जाऊंगा यार, ठीक है। डेनमार्क का नाम सुना तुमने? अभी परसों ही आया था, डेनमार्क वही कंट्री है जिसने नोकिया फोन बनाया था। नोकिया का नाम सुना तुमने? तो एक टाइम में नोकिया का मार्केट शेयर 70% या 84% ऐसा कुछ था, मतलब मार्केट लीडर फोन, मतलब नोकिया इतना बड़ा ब्रांड था, है ना। और मतलब पूरी कंट्री नोकिया की वजह से चलती थी। फिर नोकिया फ्लॉप हो गया, वो एंड्रॉयड नहीं, सॉफ्टवेयर अडॉप्ट नहीं किया, है ना, फिर फ्लॉप हो गया। फिर वो काफ़ी कंट्री को नुकसान हुआ। छोटी कंट्री है, 60 लाख पॉपुलेशन है उनकी। अभी उनकी कंट्री वापस डेवलप होना स्टार्ट होगी। वहाँ पे एक नॉर्वे नोवा करके एक कंपनी है जिसने एक टैबलेट बनाई है जो वेट कम कर देती है, वेट लॉस की टैबलेट का नाम है एस्ट्राजेनेका करके। और मैं सिंघाने से जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो इतनी हिट हो गई है कि कंपनी की वैल्यूएशन यूरोप में सबसे नंबर 1 कंपनी बन गई वो, उस टैबलेट की वजह से। और पूरी इकोनॉमी चेंज होगी। 2/3 ऑफ द जो अनएम्प्लॉयमेंट था ना, वो खत्म हो गया वहां पे। और कंपनी है ना वहाँ ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर रही भाई हमारा कुछ फायदा, वो पूरा मतलब वहाँ पे कल्चर अलग है। कंपनी सोचती मेरा फायदा मतलब देश का फायदा, वो सेलिब्रेट भी ऐसे कंबाइनली करते हैं। अब वापस उनकी इकोनॉमी ग्रो करने लग गई है। इतनी एक टैबलेट ने पूरी कंट्री बदल दी है। लेकिन अब बस ये देखना बाकी है कि वो इंडिया में जब आएगी तो क्या अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपन कर पाएंगे क्या, साइड इफेक्ट कितने हैं वो सब मुझे पता नहीं है। समझ गया तुम? चलो अब होमवर्क लिखो। वो डीपी देखो जरा, क्या क्या नंबर के डीपी मिले थे। कौन से डीपी थे भाई? व्हाट्सएप पे देखो। ये चारों डीपी आपको ट्राई करनी है, समझ गए? उसको एक पेज पे बनाना और कल आएंगे तो सिंघाना जी अपने सर्किल में चारों सबका होमवर्क चेक करना तुम, ठीक है ना। सिंघाना जी मॉनिटर है, सब होमवर्क चेक करेंगे कल, ठीक है। ओके भाई। मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास तो मोबाइल से क्या करना है तुमको? अच्छा वो हार्ड कॉपी मिलेगी तब तक तुम कैसे करोगे? ये बाजू वाला तुम्हारा दोस्त है कि दुश्मन है? इसके पास भी नहीं। इधर राइट वाला, उसके पीछे वाले, इसके पास है ना, तो उससे देख लेना, ठीक है। ओके भाई।